उत्तराखंड में आज मानसून सत्र का दूसरा दिन। धामी सरकार आज पेश करेगी अनुपारित बजट। उत्तराखंड में गहराया बिजली का संकट। छोटे शहरों और कस्बों में भी शुरू हुई कटौती। प्रदेश में बिजली की मांग 5.3 करोड़ यूनिट रिकॉर्ड। बारिश बंद होने के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 15 सितंबर से शुरू होगी राफ्टिंग। बारिश से खराब हुई सड़कों ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड में पैर पसार रहा डेंगू। 700 के करीब पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। जांच रिपोर्ट आने में देरी से मरीजों को हो रही परेशानी। यूपी सीएम योगी के परिवार में खुशियां। यूपी सीएम के छोटे भाई का सेना में प्रमोशन। गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात शैलेंद्र बिष्ट बने सूबेदार मेजर। रुड़की से हरिद्वार जा रहा वाहन हादसे का शिकार। वाहन पलटने के बाद लगी भीषण आग। 115 पेटी देशी शराब जलकर राख। बाल बाल बचा ड्राइवर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर विकासनगर से है, जहां छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने पर विकासनगर में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। जहां भारी संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाओं ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन करने के बाद पुलिस चौकी का घेराव कर इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पूर्व विकासनगर शहर के जाने माने डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर उन्हीं के क्लिनिक पर काम करने वाली स्टाफ नर्स ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कराया था। एक सप्ताह बाद भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर गुस्साए पीड़ित युवती के परिजनों के साथ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए, जहां उन्होंने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते पुलिस द्वारा जल्द आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद गुस्साई भीड़ शांत हुई। खबर पौड़ी से है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत छात्र नेता छात्र हित की मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर बीते 2 सप्ताह से धरने पर डटे हुए हैं। छात्र संघ की मांग है कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय दाखिले में 50% आरक्षण दिया जाए, जबकि अगले साल से CUET एंट्रेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग पर भी छात्र संगठन अड़े हैं। छात्र संगठन का कहना है कि जब से CUET के जरिए मेरिट आधार पर दाखिले करवाए जा रहे हैं, उससे छात्रों के दाखिले बेहद कम हुए हैं, जिससे कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र संगठन ने मांग की है कि जो छात्र किसी कारण CUET परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द दाखिले दिए जाएं। तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनसे एक ही मांग रखी थी कि जो पहाड़ का जो छात्र है उसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए उसको जो है कम से कम 50% तक का जो है आरक्षण यहाँ पर रखा जाए। जो NDA द्वारा CUET के माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जा रही है उसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं, बहुत से जो है छात्रों को परेशानी यहाँ पर देखने पड़ रही है। इसी संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात की थी और वर्तमान में यहाँ के कुलपति महोदय से भी हम लोगों ने जो है इसमें वार्ता की है और आने वाले 2 तारीख को जो है AC की बैठक यहाँ पर रखी गई है। समझते हैं कि वो छात्रों के हितों में आएगा और यद्यपि ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद संपूर्ण श्रीनगर में जो है एक होकर एकता के साथ जो है इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ा जाएगा और छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय से हमको पहचान मिली है और कहीं ना कहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड का छात्र पढ़ता है और उत्तराखंड के छात्र के हितों की जो लड़ाई है उसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और पहाड़ के छात्रों को आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन नहीं है। जिस परसेप्शन के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी कि पहाड़ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके और वो यहाँ पे पहाड़ के बच्चे रिसर्च कर सके, वो आज कहीं दिखता नहीं नजर आ रहा है। और उसी के विरोध में पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के बच्चे उत्तराखंड के छात्रों को प्रवेश में 50% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर धरना अपना आंदोलन चला रहा है। जो विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय है
उनके द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही गई है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया हम लोगों को, ना कोई सकारात्मक चीज हम लोगों को वहाँ पर बताई गई। सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया है कि एसी और ईसी में हम रखेंगे इस मुद्दे को, तब जाकर अगर कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा तब वो पास होगा। और साथ ही साथ जैसे हमने राज्य सरकार के मंत्रियों से हमने बात करी तो उनके माध्यम से उनसे भी हमारी यही वार्ता हुई कि उन्होंने कहा कि हम अपने माध्यम से केंद्र तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार का इसमें कोई ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है सेंट्रल तक जब तक शिक्षा मंत्रालय तक हमारी बात नहीं जाएगी तो तब तक इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाता। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसमें डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकले, वार्डों में फॉगिंग का काम प्रभावी तरीके से करवाने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपे और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करवाएं। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि डेंगू के रोगियों को ठीक से देखभाल करना जरूरी है। इसके अलावा डेंगू को नियंत्रित करने के लिए लार्वासाइड का छिड़काव और फॉगिंग का काम सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 1 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जब में चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है। और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे की बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जो अभी अब निर्णय लिया है कि ये 2 डायमेंशनल वर्क है। हरिद्वार पुलिस ने नशा कारोबार की रीढ़ तोड़ने के लिए अवैध शराब सिंडिकेट और ड्रग्स पेडलरों की संपत्ति जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। लक्सर सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि नशे के कारोबार को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए विशेष रोडमैप बनाया गया है। सातिर स्मैक पेडलर सद्दाम उर्फ गुल्लू की 35 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 9 और ड्रग्स माफियाओं की 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। मनोज ठाकुर ने बताया कि इस तरीके के अभियान पुलिस लगातार चला रही है ताकि नशा कारोबार की रीढ़ तोड़ने के लिए तैयार रहे और साथ ही इस पर लगाम भी लगाई जा सके। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि माह जून में हमारे द्वारा थाना पथरी क्षेत्र के अंतर्गत कासमपुर निवासी एक सद्दाम और गुल्लू के खिलाफ 266 ग्राम स्मैक के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस में उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था और उसे जेल भेजा गया था। जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा, उसमें गिरफ्तारी और धारा जो हमने लगाई है, उसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का भी प्रावधान है, जो कि सेक्शन 68 के अंतर्गत आता है। उस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें एक्ट ये पावर देता है कि जो ऐसा अभियुक्त है जो वाणिज्यिक मात्रा में स्मैक या अवैध नारकोटिक्स का कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ हम उसकी संपत्ति भी जब्तीकरण की कार्रवाई कर सकते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पथरी रोह पुल के पास गंग नहर पटरी पर रुड़की से हरिद्वार देशी शराब लेकर आ रहे वाहन छोटा हाथी के अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। तभी वाहन को भीषण आग लग गई। आग के चपेट में आने से इस हादसे में 115 पेटी देशी शराब और वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। राहगीरों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन और शराब जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान इस आग लगने की वजह से हो गया है। मिलते ही अविलंब जो है एफएस से रवाना हुए। यहाँ अगर देखा थी छोटा हाथी था, तो वो रुड़की से मीरपुर जा रहा था और ड्राइवर के कथनानुसार वो बता रहा था कि टायर में आग लगने से जो है ये घटना घटी। वो जैसी वो घटना घटी, वो गाड़ी से कूद गया था
और बाकी कुछ नहीं है। बाकी नुकसान का आकलन उनसे पता करके ही तभी जो है पता चल पाएगा। ये पौवे हैं, इसमें कच्ची देसी शराब। खबर टिहरी से है, जहां नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में मोटे अनाज पर 1 दिवसीय विज्ञान सेमिनार वर्ष 2023 का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में टिहरी जिले के 9 विकास खंडों से 18 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। श्री अन्न एक मूल्य वर्धित अथवा भ्रांति आधार विषय पर आयोजित इस विज्ञान सेमिनार में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने विभागी के साथ मोटे अनाज पर अपने तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था और पूरे जो जितने भी खाद्य और पोषण वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, वे हमारे परंपरागत अनाजों का एक बहुत ही समृद्ध भंडार रहे हैं और हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए जीवन, पोषण और शक्ति का आधार रहे। हमारी बीच की पीढ़ी में दुर्भाग्य से जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, जिसको श्री अन्न नाम दिया है सरकार ने, वो महत्वहीन होते चले गए और अब फिर से उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। और उस बीच में हमने इस दशक में देखा है कि किसानों को इन अनाजों से बहुत अच्छी आय भी हो रही है और उसके अलावा जो कुपोषण के सवाल थे उनका समाधान करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। नरेंद्र नगर में विज्ञान सेमिनार के अंतर्गत श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर बच्चे विभिन्न तरह के भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें श्री अन्न के सेवन करना चाहिए। इससे विभिन्न रोगों की भी रोकथाम होती है और साथ ही साथ यह हमारे पर्यावरण को भी स्वस्थ। आज जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार में हम सब ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमें काफ़ी कुछ जानने के बाद मिला। मिलेट्स, जिसका टॉपिक है मिलेट्स अ सुपर फूड और अ डाइट फैट। इस विषय का चर्चा इस बार बहुत हो रही है क्योंकि इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहले श्री अन्न का बहुत उगाया जाता था। हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका उत्पादन बहुत करते थे, लेकिन अब इसका उत्पादन बहुत घट चुका है। इस साल भारत सरकार ने इसके प्रोत्साहन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन आदि पाए जाते हैं। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें और ये किसी भी मौसम के अनुकूल उगाए जाते हैं। इसी बीच उत्तरकाशी से एक खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से खबर हम आपको बता दें। उत्तरकाशी से खबर, जहां श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही अच्छी सुविधा। शासन प्रशासन नहीं बना पाया कोई ठोस नीति। स्थानीय लोगों ने भी ठीक व्यवस्था न होने पर उठाए सवाल। डंडी कंडी व घोड़े खच्चरों की अव्यवस्था से हो रही दिक्कत। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में अव्यवस्था। यात्रियों को करना पड़ रहा अव्यवस्थाओं का सामना। चारधाम में बढ़ने लगी है यात्रियों की संख्या। श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही है अच्छी सुविधा। शासन प्रशासन किसी प्रकार की कोई ठोस नीति नहीं बना पा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी ठीक व्यवस्था न होने पर उठाए सवाल। डंडी कंडी व घोड़े खच्चरों की अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी और यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में ढेरों अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। यात्रियों को सिर्फ अव्यवस्थाओं का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से भीड़ का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक ओर जहां मानसून का दौर थोड़ा सा थमा है, उसी के तरफ श्रद्धालु भी अपने अपने गंतव्य को अपने अपने दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि शासन प्रशासन इस पर कोई ठोस नीति नहीं बना पाया है। अभी भी यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके चपेट में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मामला उत्तरकाशी के जिले ब्रह्मखाल का है, जहां व्यापारी और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और व्यापारी स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के आशियाने गलत तरीके से तोड़े जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। स्थानीय व्यापारी राकेश परमार और सुरेश चंद्र रमोला ने बताया कि एनएच और जिला प्रशासन अतिक्रमण भेदभाव करके तोड़ रहा है और रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मखाल बाजार ऑल वेदर सड़क के अंतर्गत है और यहाँ पहले चौड़ीकरण हो चुका है, तो इसी मामले पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि जब सड़क माप के तहत कट रखी है तो अब बिना नक्शे बिना मानक के इसे कैसे हटाया जा सकता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से न्याय की मांग की है और गलत के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने भवनों का मुआवजा देने की बात भी उठाई है। यहाँ पे जो है शासन प्रशासन द्वारा हमारे प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है, जबकि अतिक्रमण के नाम पे, जबकि हमारा ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। 1-1.5 फीट 2 फीट इससे ज़्यादा किसी कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन साबुत यहाँ पे अतिक्रमण है। अवैध अतिक्रमण में जो मकान बने हुए हैं उनकी तरफ न तो वहाँ कोई चिन्हीकरण है, न किसी के मकान पर कोई चिन्हीकरण है और न उनके लिए कोई ऐसा नोटिस है। जबकि हमारा 1-1.5 मीटर 1-1.5 फीट इस दायरे में जितने लोग हैं सबने अपना तोड़वा दिया है। लेकिन मेरा प्रशासन से ये कहना है कि इसको हमारे साथ जो अन्याय हुआ है इसको हमको न्याय तब मिलेगा जब इसको सही ढंग से देखा जाएगा। बीते दिनों गाजियाबाद सदर तहसील में चैम्बर में बैठे अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाने की घटना के बाद उत्तराखंड प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इस घटना पर निंदा प्रकट की। गाजियाबाद में मृतक एडवोकेट मनोज चौधरी के बहनोई ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी क्रम में मंगलौर कस्बे में बार संघ के अधिवक्ताओं ने इस निंदनीय घटना पर शोक प्रकट करते हुए सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा एक्ट और हत्यारों को जल्द से फांसी देने की मांग की है। से आपके चैनल के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें 3 लोग आते हैं और आकर उनके चैम्बर में, जबकि वो खाना खा रहे थे, उनके सर में गोली मारकर उन्हें मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि और एक्ट हैं, इसी तरह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी लागू होना चाहिए। ये घटना तो आपकी और हमारे लिए गौरव भी है। उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका भी खुलासा पूरी उसकी जांच ठीक तरीके से नहीं हो पाई और न ही ठीक तरीके से जो आरोपी उसमें थे वो उसमें पकड़े हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो गाजियाबाद का मामला है उसमें फास्ट ट्रैक में आपका मामला जाना। इसी बीच रुख करते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मिली वो समिट भारत के कोने कोने में हुई और पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम देश के चुनिंदा बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। इस बार जो देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम हुए हैं उसके कारण से पूरे भारत की जो सामर्थ्य है, पूरे भारत का जो एक मैं कहूं कि प्रबंधन है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी, हमारे जैसे छोटे राज्य में भी इस G20 की एक समिट नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 समिट आयोजित करने का हमको अवसर प्रदान किया। रामनगर में हमारी समिट हुई, नरेंद्र नगर ऋषिकेश में हमारी 2 समिटें हुई और पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमारी संस्कृति से, हमारे यहाँ की उपलब्धियों से, हमारे यहाँ की विशिष्टताओं से, हमारी जो मातृशक्ति काम करती है, उन सभी से भली भांति वो परिचित होकर गए और एक अच्छा अनुभव लेकर देश दुनिया के लोग चले गए। और कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा लगा, मुझे भी उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने उनसे बात करी तो वो सब निश्चित रूप से
आज भारत के बारे में एक उनके मन में श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भारत अब दुनिया का वह भारत नहीं रहा जब अपने बड़े बड़े मंचों पर भारत अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हक की बातें भी नहीं मनवा पाता था। लेकिन आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बदल गई है। आज भारत की स्थिति हो गई है, पूरी दुनिया अगर विश्व के अंदर कोई घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि नया भारत, अब शक्तिशाली भारत, अब सामर्थ्यवान भारत और सबकी सुनने वाला समरस भारत, इस भारत के रूप में भारत की पहचान हो रही है। इस भारत को बनाने का काम हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भारत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्थित हो रही थी, लोग अपने देश के अंदर भी वैक्सीन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से जल्दी जल्दी अनुसंधान किया, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, एक साल के अंदर ही, कोरोना महामारी के प्रारंभ होने के एक साल के अंदर ही, एक वैक्सीन नहीं, दो वैक्सीन कोरोना की देश को उपलब्ध कराने का काम हुआ और 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजें भारत के अंदर लगाई गई और दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इसका परिणाम हुआ कि आज जो हम कहते हैं, जो हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार हमारा घर है, कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि जो दुनिया के दूसरे देश अपनी प्रगति के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसने कभी भी दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदे करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दुनिया की प्रगति में भारत ने अपनी प्रगति को देखा, इसीलिए भारत ने दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया। आज भी जो हम G20 का सबमिट कर रहे हैं, G20 हो रहा है, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम का लोगो लगा हुआ है, यानी कि अब भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। 2047 आते आप सबके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए, भरपूर उसका सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। और विद्यार्थियों के अलावा चूंकि एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है, उससे बड़ा कोई दायित्व नहीं होता। कल हम लोगों ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के कार्यक्रम में हम राजभवन में थे, तो निश्चित रूप से जब शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम शिक्षकों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे अनेकों पल हमारे नौजवान रोजगारों के लिए हम रोजगार के कई सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। आज अभी इन्वेस्टर समिट हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रस्तावित हमने की है, दिसंबर माह में उसको हमने शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी हेतु है कि उत्तराखंड के अंदर पूरी देश दुनिया के लोग आए, उद्योग के क्षेत्र में काम करें, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करें, और जहां वो इन्वेस्टमेंट को यहां पर लगाएंगे, यहां पर निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे, वहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। और उस दिशा में एक अच्छा टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं कि ठीक प्रकार से उसकी ग्राउंडिंग हो जाए और जिस प्रकार के उद्योग उत्तराखंड के अंदर फल फूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और उत्तराखंड के लोगों को भी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे शिक्षा सचिव जी नकल अध्यादेश के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये नकल का जो अपराध था और एक तरह से मैं कहूं नकल के कारण से जो अन्याय हो रहा था, वो बहुत लंबे समय से हो रहा था। 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया था कि नकल के कारण से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं जिनको बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना था, चयन जिनका होना था, वो चयन ही नहीं हो पाते थे। कई सारे छात्र, कई सारी छात्राएं
मैंने देखा कि वो धीरे धीरे हतोत्साहित हो रहे थे और उनका उत्साह निरंतर कम होता जा रहा था। भाइयों बहनों, ये जैसे ही हमारी सरकार के सामने प्रकरण आया, ये मेरे सामने प्रकरण आया, मैंने तय किया कि ये जो नकल माफिया हैं और नकल माफियाओं के द्वारा पोषित बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गिरोह हैं, उन गिरोहों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और हमने इस पर कार्रवाई का निर्णय लिया और जब हमने इसकी कार्रवाई करी तो 80 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतना ही मैं ही नहीं रुका, उसके बाद हमको नकल का अध्यादेश भी लाना पड़ा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए और नकल का अध्यादेश लाकर आज मुझे खुशी है कि जहां 5.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में, प्रतियोगी प्रतिभागियों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने 5.5 लाख से भी अधिक संख्या में आकर इन परीक्षाओं में भाग लिया है और परीक्षाओं के जब रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ वेतन क्रम में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने देहरादून पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिशन रोजगार के तहत संबोधित कर रहे थे वहां शिक्षकों को। फिलहाल उत्तराखंड खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।